मैं सर्वप्रथम इंडिया टुडे ग्रुप को इस बात के लिए हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन, जो मानवता का सबसे बड़ा समागम है, कुंभ को लेकर के एक विशेष कॉन्क्लेव का आयोजन देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी में आयोजित किया है। मैं इंडिया टुडे ग्रुप और इस कॉन्क्लेव में उपस्थित सभी महानुभावों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि कुंभ मानवता का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम है। हजारों वर्षों की हमारी इस विरासत को इस देश के ऋषि मुनियों ने, संतों ने और इस देश के श्रद्धालु जनमानस ने अपनी आस्था के माध्यम से सहेजा है और उसे इस रूप में प्रस्तुत किया है कि एक सामान्य गांव का नागरिक, जिसे देश दुनिया के बारे में जानकारी हो या न हो, लेकिन गांव में देखा जाने वाले एक सामान्य पंचांग की तिथि को देख करके इस विशिष्ट नक्षत्रीय घटना के आयोजन में स्वतःस्फूर्त भाव के साथ वह कुंभ के आयोजन में प्रयागराज की धरती पर उपस्थित होता है। इस बार का प्रयागराज का कुंभ कई मायनों में विशिष्ट है, अद्भुत है। आने वाले श्रद्धालुजनों और पर्यटकों के लिए एक अलौकिक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन के घटना को लेकर के भी हो जाना जाएगा। बहुत सारी घटनाएं इस बार के कुंभ को लेकर के उसकी अपनी एक विशिष्टताएं हैं। हजारों वर्षों की भारत की इस परंपरा को यूनेस्को ने इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है। आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है जब कुंभ का आयोजन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अखाड़ों, शैव और वैष्णव परंपरा के जो अखाड़े होते हैं, उन अखाड़ों के द्वारा आयोजित गंगा पूजा के कार्यक्रम में स्वयं प्रधानमंत्री जी ने सहभागी बनकर के इस आयोजन का शुभारंभ किया है। पहली बार एक वैश्विक रूप से भारत का कुंभ का आयोजन एक मान्यता प्राप्त कर रहा है, जब दुनिया के 71 देशों के राजदूतों ने कुंभ के इस आयोजन में उपस्थित होकर के अपने अपने देशों की राष्ट्र ध्वजा को प्रयागराज की धरती पर स्थापित किया है और इसे एक वैश्विक मान्यता दी है। सैकड़ों वर्षों के बाद, लगभग 450 वर्षों के बाद, प्रयागराज में किले में कैद अक्षय वट और सरस्वती कूप के दर्शन का आनंद भी और सौभाग्य भी आने वाला श्रद्धालु प्रयागराज कुंभ में कर पाएगा। स्वाभाविक रूप से अनेक घटनाओं के लिए प्रयागराज का ये कुंभ जाना जाएगा और उस देश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा, उनकी सुरक्षा
उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो, इसके लिए सरकार ने भी प्राणपण से लग करके इस विशिष्ट खगोलीय और नक्षत्रीय घटना को भी एक इवेंट के रूप में प्रस्तुत करके उत्तर प्रदेश को देश के अंदर और देश को दुनिया के अंदर जिस रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, उसके लिए हम लोगों ने 1.5 वर्ष पहले अपनी एक कार्य योजना बनाई थी और उस कार्य योजना को हमने प्रभावी ढंग से वहाँ पर लागू भी किया। प्रयागराज कुंभ देश के उन 4 स्थानों पर लगने वाले कुंभ में सबसे बड़ा कुंभ होता है। हम सब जानते हैं कि देश के अंदर कुंभ के आयोजन 4 स्थानों पर होते हैं। एक प्रयागराज की धरती पर, दूसरा उत्तराखंड में हरिद्वार में, तीसरा महाराष्ट्र के नासिक में और चौथा मध्य प्रदेश के उज्जैन में। ये जो 4 स्थान हैं, इन चारों में प्रयागराज के कुंभ की अपनी एक विशिष्टता है और उस विशिष्टता का जो आधार है कि देश की 7 पवित्र नदियां मानी गई हैं, उन 7 पवित्र नदियों में से 3 का संगम प्रयागराज की धरती पर माना जाता है। पवित्र गंगा और पवित्र यमुना ये दृश्य रूप में वहाँ पर हैं, लेकिन अदृश्य रूप से सरस्वती का संगम भी वहाँ माना जाता है। और पहली बार श्रद्धालुजनों के लिए किले में कैद सरस्वती कूप के दर्शन का एक अलौकिक अनुभव भी प्रयागराज कुंभ में हम श्रद्धालुजनों के लिए लेके आ रहे हैं। मैं भी 3 दिन पहले प्रयागराज में गया था कुंभ की तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए। उस दिन हमने 2 कार्य वहाँ पर किए हैं। एक, अक्षय वट का दर्शन श्रद्धालुजन कर सकें, इस व्यवस्था को हम पूरे वर्ष भर के लिए खोलना चाहते हैं और इसका शुभारंभ मैंने प्रयागराज में जाकर के स्वयं किया। दूसरा, सरस्वती कूप के दर्शन के साथ ही अगर किसी को सरस्वती कूप के दर्शन के साथ वहाँ पर माँ सरस्वती की 10 फुट ऊंची एक दिव्य प्रतिमा को स्थापित करना और वह आचमन के रूप में अगर वह जल भी लेना चाहेगा तो वह सुविधा भी हम लोगों ने वहाँ पे प्रदान की है। कुंभ दिव्य हो, भव्य हो, स्वच्छ और सुरक्षित हो, इस पर पूरा फोकस करते हुए हम लोगों ने पूरा कार्य किया। पूरे प्रदेश सरकार ने लग करके, केंद्र सरकार ने भी इसमें भरपूर सहयोग किया और ये पहला कुंभ होगा जिसमें आने वाले श्रद्धालुजनों के लिए, चाहे वह सड़क मार्ग से वहाँ आना चाहेगा, 4 लेन की कनेक्टिविटी हमने चारों ओर से प्रयागराज के लिए दी है। कोई वायु मार्ग से आना चाहेगा तो देश के प्रमुख महानगरों से भी एयर कनेक्टिविटी वहाँ दी है और वहाँ का जो सिविल टर्मिनल है, इसका लोकार्पण भी हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों 16 दिसंबर को करवा चुके हैं। कोई जल मार्ग से भी आना चाहेगा तो स्पेशल क्रूज हम लोगों ने वाराणसी से प्रयागराज के लिए लगाए हैं और 5 स्थानों पर जेटी भी बना दिए हैं, जिससे आने वाला श्रद्धालु आसानी से संगम स्थल पर आकर के कुंभ के इस अलौकिक अनुभव और उस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में सहभागी बन सके। लेकिन इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ा। हमारी पूरी टीम लगी रही, मंत्रिमंडल का एक समूह वहाँ लगा रहा और आज उसका परिणाम है कि प्रयागराज में 1.5 वर्ष के दौरान हम लोगों ने 15 फ्लाईओवर और अंडरपास वहाँ बनाए। 264 से अधिक सड़कों को हम लोगों ने उनका चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य वहाँ पर संपन्न किया। जो सिंगल लेन का था उसे डबल लेन में, डबल लेन को 4 लेन में, 4 लेन को 6 लेन में करके पूरे प्रयागराज के डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वहाँ पर बेहतर कार्य किए। वहाँ पर
64 ऐसे चौराहों का सुंदरीकरण किया गया, जो वहाँ के ट्रैफिक के साथ साथ उस प्राचीन नगर के सुंदरीकरण के दिशा से भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। पूरे प्रयागराज को हम लोगों ने पेंट माई सिटी में थीम पेंटिंग के माध्यम से प्रयागराज और भारतीय परंपरा की पेंटिंग के माध्यम से भी प्रयागराज को हम लोगों ने एक नई गति देने का वहाँ पर कार्य किया। एलईडी स्ट्रीट लाइट पूरे प्रयागराज के अंदर और कुंभ क्षेत्र को भी एक जैसी लाइटिंग से उसको पूरी आच्छादित किया। तो कुंभ के क्षेत्रफल को, जो पहले 1700 हेक्टेयर का था, उसे बढ़ाकर के 3200 हेक्टेयर करने, एक स्वच्छ कुंभ के लिए 1,22,500 से अधिक इको फ्रेंडली टॉयलेट वहाँ पर स्थापित करने, पूरे कुंभ क्षेत्र में लगाने, 30 से अधिक स्थानों पर पार्किंग की बृहद व्यवस्था करने और 550 से अधिक शटल बसेस कुंभ में लोगों को लाने ले जाने के लिए उन पार्किंग स्थल से लेकर के कुंभ क्षेत्र में ले जाने, ई रिक्शा विशेष रूप से वहाँ पर लगाने की व्यवस्था की गई। जहाँ ये सारे कार्य वहाँ पे किए गए, वहीं सुरक्षा के दृष्टि से भी पहली बार इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर की स्थापना पूरे देश के अंदर कहीं पर हो रहा है, तो प्रयागराज कुंभ में हम इस कार्य को वहाँ देख सकते हैं। जो पूरे कुंभ क्षेत्र को, पूरे प्रयागराज क्षेत्र को, एक एक गतिविधि को वहाँ पर नज़र रखने के लिए और उसके माध्यम से, चाहे वो सुरक्षा की व्यवस्था की निगरानी करना हो, चाहे उसके माध्यम से किसी भी प्रकार की गतिविधि पर नज़र रखने का हो या ट्रैफिक व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से आगे संचालित करने का हो, इन सभी कार्यों की दृष्टि से हमारे ये कार्य वहाँ पर पूरे हो चुके हैं। स्वाभाविक रूप से कुंभ का क्षेत्रफल बढ़ा तो हमें पेंटून ब्रिज भी बढ़ाने पड़े। पहले 12 से 14 पेंटून ब्रिज होते थे, इस बार 22 पेंटून ब्रिज हमें बनाने पड़े। देश के और दुनिया के श्रद्धालुजनों को और पर्यटकों को भी कुंभ में आने का अवसर प्राप्त हो। देश के अंदर 6 लाख गांवों का प्रतिनिधित्व कुंभ में अलग अलग तिथियों में हो, इसके लिए कार्य योजना बनाई गई। उन्हें लाने की व्यवस्था के लिए देश के अंदर भारतीय रेल से भी बातचीत की गई और बृहद पैमाने पर यह कार्य जहां प्रारंभ हुआ है, वहीं यह भी प्रयास किया जा रहा है कि देश का हर संस्कृति कर्मी, हर रंग कर्मी, हर कलाकार प्रयागराज कुंभ में किसी न किसी तिथि को आकर के अपनी कला का प्रदर्शन भी करे। 22 फरवरी को हम लोगों का प्रयास है कि दुनिया के 192 देशों का कम से कम एक प्रतिनिधि प्रयागराज कुंभ में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करे और इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां भी उस रूप में प्रारंभ की गई हैं। प्रयागराज में पहली बार हो रहा है कि जो प्राचीन हमारे आश्रम थे, वहाँ के प्राचीन जितने भी प्रयागराज से जुड़े हुए स्थल थे, 12 माधव, जो प्रयागराज की पहचान थी, लुप्त प्राय सी हो गई थी, उनके पुनरुद्धार की कार्रवाई एक बार पुनः प्रारंभ की गई। अक्षय वट भी एक 12 माधव में से एक माधव माने जाते हैं। वहाँ पर इन सब को पुनरुद्धार करके लोगों की आस्था को एक सम्मान दिया गया, एक मंच देने का कार्य हम लोगों ने जहाँ प्रारंभ किया है, वहीं श्रद्धालु जनों के, देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं के रहने की व्यवस्था भी, जो प्राचीन आश्रम हैं उन आश्रमों में रेन बसेरा बना करके और कुंभ क्षेत्र में ही 20,000 लोगों के अतिरिक्त रहने की व्यवस्था पहली बार की गई है, जिसमें कोई भी श्रद्धालु आकर के वहाँ पर पहले से अगर उसने बुकिंग की है तो, नहीं की है तो उन लोगों के एक व्यवस्था के लिए अलग से हम लोगों ने व्यवस्था की है। लगभग 1,500 से अधिक ऐसे लोगों को जो विशिष्ट जन हैं, अगर वे कुंभ में आते हैं तो कुंभ में आकर के उन्हें कुंभ के अलौकिक अनुभव का लाभ प्राप्त हो सके, इससे एक टेंट सिटी का निर्माण भी वहाँ पर किया गया है। संस्कृति ग्राम का, भारतीय संस्कृति का, सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर के आज तक की पूरी परंपरा को
बहुत अच्छे ढंग से वहाँ पे प्रस्तुतिकरण के उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग ने संस्कृति कुंभ के माध्यम से उसका प्रस्तुतिकरण किया है। तो साथ ही साथ कुंभ के क्षेत्र में हम लोगों ने संस्कृति कर्मियों के लिए भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग पंडाल दिए हैं, जहाँ पर वे अपने कला के माध्यम से और अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को भारतीय संस्कृति के बारे में, आने वाले श्रद्धालुओं को अवगत भी करा सकें, वहाँ की विशिष्ट संस्कृति के बारे में जानकारी भी दे सकें। कुंभ का आयोजन की पूरी तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है। 15 जनवरी को पहला स्नान पड़ेगा मकर संक्रांति के दिन। 15 जनवरी दूसरा स्नान पौष पूर्णिमा को 21 जनवरी को पड़ेगा। तीसरा स्नान 4 फरवरी को मौनी अमावस्या को पड़ेगा। चौथा स्नान 10 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन। पांचवा 19 फरवरी को माघी पूर्णिमा के दिन। और छठा जो स्नान है वह 4 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन। ये 6 प्रमुख स्नान की तिथियां कुंभ की दृष्टि से पहले से तय हैं और इन 6 स्नान की पवित्र तिथियों के साथ ही 15 जनवरी से लेकर 4 मार्च तक कुंभ का विशिष्ट आयोजन प्रयागराज की धरती पर होने जा रहा है। देश और दुनिया के आने वाले सभी श्रद्धालु जनों के लिए हम लोगों ने वहाँ पर एक स्वच्छ कुंभ के लिए भी, एक सुरक्षित कुंभ के लिए भी जो अपनी तैयारियां की हैं, जिस प्रकार से हर जाति, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठ करके हर मत, हर संप्रदाय और हर पंथ के संतों, धर्माचार्यों, धर्मगुरुओं ने अपनी जिज्ञासा कुंभ के प्रति दिखाई है। ये सभी की जो ये जिज्ञासा है कुंभ के प्रति, उनकी जो उत्कट इच्छा है, इन सब को देखते हुए और दुनिया ने जैसे 71 देशों के राजदूतों ने आकर के कुंभ को एक वैश्विक मान्यता के रूप में आगे बढ़ाया है, ये सारे आयोजन इस बात को प्रमाणित करते हैं कि कुंभ के इस आयोजन के साथ दुनिया भी जुड़ी है, भारत भी जुड़ा है, भारत का गांव भी जुड़ा है, भारत का हर धर्माचार्य, हर पंथ, हर क्षेत्र का वह विशिष्ट महानुभाव भी इस आयोजन के साथ जुड़ा है। उन सब के जुड़ाव को हम कह सकते हैं कि यह सबकी जो सद्भावनाएं कुंभ के साथ जुड़ी हैं, कुंभ के साथ लोगों की जो लोक आस्थाएं जुड़ी हैं, इन सब को देखते हुए हम कह सकते हैं कि प्रयागराज का कुंभ न केवल एक अलौकिक अनुभव का महासंगम होगा, अपितु तो अपनी भव्यता और अपनी दिव्यता के लिए आने वाले समय के लिए एक नई आभा के साथ आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी भी होगा। कुंभ के इस आयोजन को हर प्रकार से स्वच्छ और सुरक्षित बनाने के लिए, देश का एक अच्छा संदेश दुनिया के अंदर प्रस्तुत करने के लिए हम लोगों ने अपनी पूरी तैयारी की है और मुझे विश्वास है कि जो एक सकारात्मक सहयोग इस पूरे आयोजन के साथ मीडिया का और समाज के प्रत्येक तबके का इस आयोजन को बहुत अच्छे ढंग से संपन्न करने के लिए अभी तक हमें मिला है। यद्यपि ये आयोजन सरकार का नहीं, ये आयोजन समाज का है, सरकार इसमें सहभागी है। स्वतःस्फूर्त भाव के साथ समाज इस आयोजन में आकर्षित होकर के आता है। उन खगोलीय और नक्षत्रीय विशिष्ट घटनाओं और उन तिथियों को स्वतः स्फूर्त भाव के साथ देख करके वो स्वतः इस पूरे आयोजन के साथ खींचा चलाता है। तो स्वाभाविक रूप से ये पूरे आयोजन के साथ सरकार सहयोगी के रूप में बनी है कि किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और मेरा ये मानना है कि यह जो आयोजन है जितनी भव्यता के साथ और जितनी दिव्यता के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश जो पर्यटन के क्षेत्र में अभी देश के अंदर नंबर 3 स्थान पर था, प्रयागराज कुंभ के साथ ही उत्तर प्रदेश ने अपने उन सभी धार्मिक, सांस्कृतिक
और पर्यटन के केंद्रों के विकास के लिए विगत 1.5 और पौने 2 वर्ष के दौरान जो कार्य किए हैं, प्रयागराज कुंभ के साथ ही हमें विश्वास है कि उत्तर प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में नंबर 1 पर भी आएगा और हम उत्तर प्रदेश को आने वाले समय में अन्य क्षेत्रों में भी आगे बढ़ाएंगे। मैं आप यहाँ पर उपस्थित आप सभी महानुभावों को भी प्रयागराज कुंभ के लिए आमंत्रित करूँगा कि आप लोग प्रयागराज कुंभ में अवश्य पधारें। प्रयागराज कुंभ की इस अलौकिक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभव का आनंद आप उठाएं, उसके पुण्य से अपने आप को वंचित न करें। प्रयागराज कुंभ में आप अवश्य पधारें। इस विश्वास के साथ मैं इंडिया टुडे ग्रुप को इस कॉन्क्लेव के लिए हृदय से साधुवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो प्रयागराज में आस्था का महाकुंभ है। हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं, जहां आने वाले चुनाव के पहले राजनीति का कुंभ जुटाने की कोशिश की जा रही है। कल ही एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, जिसके तहत ये माना जा रहा है कि बीजेपी की मौजूदा सरकार को बड़ी चुनौती देने वाला एक बड़ा गठबंधन खड़ा करने की तैयारी कल अखिलेश यादव और मायावती ने कर ली। तो प्रयागराज कुंभ की तैयारियों पर आपने अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना। मैं इस राजनीति के कुंभ पर बात करूं, उसके पहले मैं एक सवाल 2 सवाल उस कुंभ पर भी लेना चाहता हूं, जिस पर आपने काफ़ी बातें हमारे पूछे बगैर ही बता दी। तो हम ये मान लें कि ये आस्था का कुंभ जो है ये अब टूरिज्म का कुंभ हो गया। देखिए, आस्था को हम आस्था के साथ ही जोड़े रखना चाहते हैं, लेकिन उसे वैश्विक स्वरूप अगर देना है तो स्वाभाविक रूप से देश और दुनिया के सामने हमें उस रूप में उसे प्रस्तुत भी करना होगा। और हमने जब उसकी तैयारी उस रूप में की है, तो अगर पूरा देश और पूरी दुनिया उसकी ओर आकर्षित होना चाहता है तो हमारे लिए दोनों हैं। आस्था का सम्मान भी है, आस्था के लिए उस प्रकार की सुविधाएं भी हैं। दूसरा, जो पर्यटक के रूप में भी आना चाहेगा तो उसके लिए भी उस प्रकार की सुविधाएं और उस प्रकार का माहौल हम लोग प्रयागराज के कुंभ में देंगे। दोनों चीज़ें एक साथ हमारे यहाँ चलेंगी। आस्था मूल में है, लेकिन वो हमारे लिए पर्यटन की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का एक माध्यम है। तो कुंभ मॉडर्न हो गया है। अब उसमें आपने बताया पुल बना दिए हैं, इतने सारे फ्लाईओवर बना दिए हैं। एक चीज़ आप भूल गए, सेल्फी पॉइंट भी बनाए हैं इस बार। देखिए, प्रयागराज कुंभ गंगा, यमुना और सरस्वती इन तीनों का संगम माना जाता है। गंगा भारत की प्राचीन आध्यात्मिक आस्था की प्रतीक है। यमुना भारत की प्राचीन और आधुनिक परंपरा की प्रतीक है, और सरस्वती भारत की ज्ञान की प्राचीन परंपरा की प्रतीक है। हम तीनों को लेकर के चलेंगे। हमें आधुनिकता और पुरातनता दोनों में समन्वय स्थापित करना है, और प्रयागराज त्रिवेणी उसका स्थल है। इसलिए हम पुरातन और आधुनिकता का संगम, हमारा जो शाश्वत परंपरा है, प्राचीन परंपरा है, उस प्राचीन परंपरा को संरक्षित करते हुए आधुनिकता के साथ हम उसे कैसे दे सकते हैं, प्राचीन परंपरा को संरक्षित करते हुए आधुनिकता के साथ उसका संजोग, यह संगम ही प्रयागराज का संगम है, यही कुंभ का संगम है, और उस रूप में हम उसे आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आपके विरोधियों को शायद ये पसंद नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं कि इसमें भी आपने देखिए नाम बदल दिया, अर्ध कुंभ था उसको कुंभ कर दिया। देखिए, लोग जिस रूप में जानना चाहेंगे, हमने किसी का नाम नहीं बदला है। जो जैसे था लोग जिस रूप में जानते थे, दुनिया प्रयागराज के रूप में जानती थी, इलाहाबाद के रूप में यहाँ के स्थानीय लोग जानते थे, तब हमने प्रयागराज नाम किया है। भारतीय परंपरा में आधे का नहीं, पूर्णता की पूजा होती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हमने पूर्णता की पूजा की है, सबको पूर्ण माना है, अधूरा किसी को नहीं माना है। आधे की पूजा करने के जो आदी हैं, उन लोगों से कष्ट उनको हो रहा होगा, हमें कष्ट नहीं है।
हमें अपनी परंपरा पर गौरव की अनुभूति होती है। लेकिन आपको लगता है कि 2019 का टोन सेट करने के लिए भी इस कुंभ का इस्तेमाल होगा? देखिए, क्योंकि विपक्ष भी, आपने तो खुद न्योता भेजा, राहुल गांधी भी हमने आएंगे, सबको दिया आप भी जाएंगे, प्रधानमंत्री भी जाएंगे। एकदम प्रधानमंत्री जी ने कुंभ की शुरुआत ही की है और हम तो सबको आमंत्रित कर रहे हैं कुंभ में। पर्व ही कैसा जिसमें जाति के आधार पर, क्षेत्र, भाषा या फिर किसी अन्य आधार पर भेदभाव होते हों। भेदभाव किसी के साथ नहीं है, सबका सम्मान है, सबका स्वागत है और कुंभ का आयोजन तो स्वागत के लिए सबको आमंत्रित कर रहा है। लेकिन राजनीति होगी उस मंच से, इससे कोई राजनीति नहीं है। देखिए, मैं यही नहीं समझ पाता हूँ कभी कि लोग राजनीति किसको कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं। आप ही नहीं समझ पाएंगे तो बाकी लोग। वही मैं कह रहा हूँ ना कि हर राजनीति अपने आप एक शाश्वत धर्म के साथ जुड़ा हुआ है और हर धर्म एक किसी न किसी अल्पकालीन राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म में जड़ता आएगी, पाखंड आएगा तो उसके परिमार्जन के लिए राजनीति आवश्यक है। लेकिन राजनीति में जब पाखंड आएगा, भ्रष्टाचार आएगा, दुराचार आएगा, अनैतिकता आएगी तो उसके पवित्रता के लिए धर्म भी उसके साथ आवश्यक है और दोनों को जोड़ करके चला जाए तो ही देश का कल्याण होगा। जब आप एक लेकर के चलेंगे तो स्वार्थों की राजनीति उसी प्रकार से होगी जैसे कि आज आप गठबंधन की राजनीति देख रहे होंगे। मैं गठबंधन की राजनीति में हूँ, उसके पहले आपने कहा जब राजनीति में इस तरीके की बातें आएंगी तो धर्म को उठना पड़ेगा उसके परिमार्जन के लिए, उसकी सफाई के लिए। और साधु संतों के बीच से आवाज आ रही है कि बीजेपी ने वादा पूरा नहीं किया मंदिर का, इसलिए कुंभ के मंच से इस पर सवाल पूछे जाएंगे। देखिए, हम किसी भी जवाब से बच भी नहीं रहे हैं। ये तो हमने पहले भी कहा, आज़ादी के बाद बहुत सारे प्रधानमंत्री आए, लेकिन प्रयागराज के किले में कैद अक्षय वट को श्रद्धालु जनों के लिए हम खोल सकें, यह कभी किसी के मन में नहीं आया। यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है और भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि अक्षय वट को हम आम श्रद्धालुओं के लिए खोल सकें। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूँ कि अयोध्या में जो भी मामले हैं, हमने जो कहा था संवैधानिक दायरे में रहकर इस समस्या का हम समाधान करेंगे, हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हम न्यायालय से बार बार अपील कर रहे हैं कि इस मामले को देश के सौहार्द और विकास के लिए अविलंब इसका पटाक्षेप होना चाहिए, लेकिन इसका समाधान भी कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी करेगी, कोई और दूसरा नहीं करेगा। ये बात साधु संतों को समझ में नहीं आ रही है क्या? मैं कभी वो दिल्ली में पंचायत बुलाते हैं, कभी अयोध्या में। हर एक समझता है कि समाधान कौन करेगा। जिन लोगों ने समस्या पैदा की है वे समस्या का समाधान नहीं कर सकते। हर व्यक्ति जानता है सुप्रीम कोर्ट में इस बात की अर्जी कौन देता है कि इस मामले की 2019 से पहले सुनवाई न हो। कौन ऐसे लोग हैं जो लोग जब भी कोई पीठ गठित होती है वहाँ पे कोई अड़ंगेबाजी करते हैं। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक संविधान पीठ गठित की थी, तब भी एक अर्जी डाल दी गई। तो जो लोग समस्या का समाधान नहीं चाहते, कुछ लोगों के लिए राम जन्मभूमि से संबंधित विवाद वह एक वर्ग विशेष को बेवकूफ़ बनाने, उन्हें वोट बैंक के रूप में स्थापित करने, इस्तेमाल करने और कुछ लोगों के लिए चंदा वसूली का माध्यम हो गया है। वे लोग नहीं चाहते इस समस्या का समाधान हो और इसलिए वे हर एक कार्य में बाधा डाल रहे हैं। आज से नहीं डाल रहे हैं, हम 1983 से इस विवाद को देख रहे हैं कि 1983 से लेकर के जब भी समाधान के एक लक्ष्य तक हम पहुंचते हैं वे कुछ न कुछ ऐसी खुरापात कर लेते हैं जिससे समाधान न होने पाए। और इसलिए उन तत्वों को हमें चिन्हित करना पड़ेगा। श्री राहुल गांधी जी को इस बारे में जनता के सामने स्पष्ट करना होगा कि आखिर कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट में किसने कहा था कि 2019 से पहले इस मामले की सुनवाई न हो। इसके लिए सारा किसके सारे पर कपिल सिब्बल जी ने कार्य किया, लेकिन उन्होंने किया। लगातार इस प्रकार के हर उसमें उनके द्वारा इस प्रकार की अड़ंगेबाजी की गई है। तो कांग्रेस तो इस समस्या की सबसे बड़ी बाधा है। योगी जी, आपने जब मंदिर का वादा किया
चाहे वो आडवाणी जी से लेकर मोदी जी और आपकी बात हो, कभी उस वादे में जनता को आपने ये नहीं कहा कि कांग्रेस अनुमति देगी या कांग्रेस साथ देगी तो हम मंदिर बनाएंगे? अब बार बार बात ये क्यों आती है कि कांग्रेस अड़ा रही है इसलिए हम बना नहीं पा रहे? आपने कहा बहुमत दीजिए, जनता ने बहुमत दिया। न्यायालय में मामला है, आप इस बात को जानते हैं। सब जुडिस किसी भी मामले की संसद में सुनवाई नहीं, संसद में बहस नहीं होती, मामला सब जुडिस है। हम लोग न्यायालय से बार बार अपील कर सकते हैं। 2010 सितंबर 2010 में इस मामले की लखनऊ खंडपीठ में जो विशेष पीठ बनाई गई थी उसने अपना फैसला दिया। अब 2010 से लेकर के पहले कांग्रेस के समय में 5 वर्षों तक, यानी 2014 तक कांग्रेस ने कभी प्रयास नहीं किया कि यह मामला लिस्टिंग हो सके। सुप्रीम कोर्ट में 5 वर्षों तक तो मामले का लिस्टिंग ही नहीं हुआ। उसके बाद जब ये प्रक्रिया आगे बढ़ी, फिर इसके अनुवाद की बात आई। 10,000 से अधिक पेजेज थे, उन सब का अनुवाद करके उनको उपलब्ध करवाया गया। अनुवाद कराने के बाद जब इसमें सुनवाई होने की प्रक्रिया प्रारंभ बनी तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ कांग्रेस ने जिस प्रकार का माहौल बनाने का प्रयास किया, ये सबके सामने है। इसके बाद जिस प्रकार की अर्जियां कांग्रेस के द्वारा दी जाने लग गई या कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दी जाने लग गई, वह भी सबके सामने है। यानी हर पग पर इस पूरे प्रकरण का समाधान न हो, कांग्रेस ये चाहती है। और कांग्रेस समस्या का समाधान नहीं चाहती, क्योंकि इस देश की अराजकता, इस देश की अव्यवस्था और इस देश में तुष्टीकरण के नाम पर इस देश में वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस ने की है। और आगे भी कांग्रेस इसी तर्ज पर, या कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं वे सभी लोग इसी तर्ज पर चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए ये मुद्दे जनता को बेवकूफ़ बनाने के एक माध्यम है। आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ राम मंदिर पर। क्या मई 2019 के चुनाव के पहले हम उम्मीद करें राम मंदिर पर कोई बड़ी, कोई ठोस कार्रवाई होते हुए दिखेगी? उम्मीद तो हमेशा की जानी चाहिए। हम लोग आशावादी लोग हैं और हमें मानते हैं समस्या का अवश्य समाधान होगा, और समस्या के समाधान की दिशा में हम सकारात्मक दृष्टि रखते हैं। मतलब आज भी आप उम्मीद ही दे रहे हैं, वादा नहीं देंगे कोई? मैंने क्या कहा ना, सकारात्मक दृष्टिकोण है और समस्या का अवश्य समाधान होगा। आपने महागठबंधन का जिक्र किया था, हम लखनऊ में बैठे हैं, यहीं से मायावती और अखिलेश यादव ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान किया कि अब हम साथ में चुनाव लड़ेंगे। कितनी चिंता आपको इस बात की? देखिए, हमें कोई चिंता नहीं है। इसलिए चिंता नहीं है कि सपा और बसपा दोनों जिस प्रकार की राजनीति किए हैं, 1993 से लेकर के 95 तक इन दोनों ने यहाँ पर सरकार चलाई। उस दौरान इन दोनों के गठबंधन की सरकार की अराजकता सबके सामने है। दूसरा, उसके बाद समाजवादी पार्टी को भी और बहुजन समाजवादी पार्टी को भी प्रदेश के अंदर पूरी मेजॉरिटी के साथ सरकार चलाने का पूरा अवसर प्राप्त हुआ, और इन्हें जो अवसर प्राप्त हुए हैं प्रदेश के अंदर, इन सब की कार्य पद्धति को सबने देखा है। इन्होंने जातीय आधार पर बांटा समाज को, इन्होंने समाज में जिस प्रकार का जातीय जहर खोला है, जिस प्रकार की अराजकता, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, लूट खसोट और दंगों की आग में प्रदेश को झोंका था, प्रदेश का हर व्यक्ति जानता है। प्रदेश की जनता इस बात को भी जानती है कि डेवलपमेंट के जो कार्य हुए हैं या लोक कल्याणकारी जो कार्य हुए हैं, यह 2014 में मोदी जी के आने के बाद प्रारंभ हुई। दूसरा, प्रदेश के अंदर मार्च 17 में जब भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार आई, उसके बाद ही फिर ये कार्य आगे बढ़ पाए। मैं पूछना चाहता हूँ कि पूरे देश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन के तो मिशन में 9.5 करोड़ टॉयलेट बनने थे। अकेले बेसलाइन सर्वे में 2.5 करोड़ टॉयलेट उत्तर प्रदेश के थे। अगर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी जो फुल मेजॉरिटी के साथ, यानी इससे पहले उनकी सरकारें थीं या अलग अलग प्रकार से लोग मिलीजुली सरकारें चलाते थे, लेकिन फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार चलाने के बाद भी आपने
जिस तबके की राजनीति करने की आप बात करते थे, कभी भी उसके हित के लिए कोई कदम नहीं उठाया। स्वच्छ भारत मिशन आने के बाद प्रदेश के अंदर 2,49,00,000 ऐसे गरीबों को एक एक टॉयलेट उपलब्ध कराए गए जिनके पास एक भी अपना टॉयलेट नहीं था। 18 लाख परिवारों को अब तक एक एक आवास प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर मार्च 2017 से अब तक उपलब्ध करवाए हैं। 94 लाख परिवारों को अब तक उनको विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य मार्च 2017 से लेकर के अब तक हमारी सरकार ने किया है। किसानों के कर्ज माफ़ी का मामला हो या फिर उनकी फसल को क्रय करने का मामला, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य मोदी जी के आने के बाद स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के बाद ये लागू हो पाया। लेकिन उससे पहले जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित भी होता था, उत्तर प्रदेश के किसानों को तो नहीं मिलता था। कई वर्षों का गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान बाकी रह जाता था, नहीं हो पाता था, गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पाता था। किसान का खेत सिंचाई के अभाव में सूखा रह जाता था। वर्षों से योजनाएं लंबित पड़ी हुई थी। आखिर सपा बसपा ने ऐसी कौन से कार्य किए? प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हो, प्रदेश में रोजगार के लिए हो, प्रदेश की गरीब कल्याणकारी योजनाओं का हो, विद्युत वितरण की ही आप देखें, सपा रही हो या बसपा। बसपा के समय में 2-3 जिले, सपा के समय में 5 जिले ऐसे थे जहां बिजली मिलती थी, बाकी पूरे प्रदेश में बिजली नहीं मिलती थी। मार्च 2017 के बाद हम लोगों ने प्रदेश के सभी 75 जनपदों में विद्युत वितरण की कार्रवाई प्रारंभ की। मार्च 2017 के बाद प्रदेश के अंदर सड़कों के नवनिर्माण की कार्रवाई प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुई। प्रदेश के अंदर निवेश की नई संभावनाएं बढ़ी। जो विभिन्न विभागों में नियुक्ति की प्रक्रियाएं रुकी हुई थी, सपा बसपा के समय में इनके भ्रष्ट आचरण के नाते हाई कोर्ट भी इस बात को जानता था, इसलिए हाई कोर्ट ने स्टे करके रखे हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने तक स्टे करके रखे हुए थे, क्योंकि वे जानते थे कि ये लोग आएंगे, किसी जाति विशेष का भरेंगे, पैसा लेकर के सारी नियुक्तियां करेंगे, और इसलिए सबको स्टे करके रखा हुआ था। हम लोग आए, हम लोगों ने अपने समय में शपथ पत्र दाखिल किए, हाई कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट में भी भर्तियां की। अब तक पिछले 1.25 वर्ष के दौरान 1.25 लाख से अधिक भर्तियां हम लोग कर चुके हैं। 69,000 शिक्षकों की भर्ती की हमारी परीक्षा संपन्न हो चुकी है। 15 फरवरी तक उसका भी रिजल्ट आ जाएगा, यानी 69,000 ये भी भर्तियां हमारी हो जाएंगी। और उसके बाद 50,000 की भर्ती पुलिस की इसी महीने फिर हमारी होने जा रही है। यानी 2 वर्ष पूरे होते होते हमारी सरकार प्रदेश के अंदर 2.5 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दे चुकी होगी। 5 लाख से अधिक नौजवानों को हम लोग विभिन्न जो निवेश की प्रक्रिया हमने इस दौरान प्रारंभ की, 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होते हुए 2 लाख करोड़ से ऊपर का निवेश हम प्रदेश के अंदर करा चुके होंगे। प्रदेश के अंदर एक सुरक्षा का बेहतर वातावरण हम लोग देने में सफल हुए हैं, जिसने निवेश की संभावनाओं को प्रदेश के अंदर बढ़ाया है। प्रदेश की जनता इस बात को जानती है कि सपा बसपा का मतलब, इनके गठबंधन का मतलब एक भ्रष्टाचारी, एक जातिवादी मानसिकता की, एक अराजक और गुंडों को सीधे सीधे सत्ता और जनता के भाग्य को उनके भरोसे छोड़ देना जैसे है। और मुझे लगता है एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार की विकास लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, और दूसरी तरफ विकास और सुशासन के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं वे सबके सामने हैं। और दूसरी तरफ सपा बसपा की सरकारों के समय में अराजकता, गुंडागिर्दी, अव्यवस्था, दंगे, लूट खसोट, भ्रष्टाचार, ये सारी चीज़ें सबके सामने हैं। तो मुझे लगता है जनता स्वयं इसका फैसला करेगी। मैं इस बात को कह सकता हूँ, इस गठबंधन का प्रदेश की राजनीति में कोई असर नहीं होने वाला है। अच्छा हुआ दोनों एक हो गए हैं, हमें मदद मिलेगी कायदे से इनको निपटाने के लिए। लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से, क्योंकि मैं खुद मिला हूं लोगों से, देख रहा हूं, बात कर रहा हूं, उनके कार्यकर्ताओं का जोश पूरे उफान पर है और आपके कार्यकर्ताओं का जोश ठंडा पड़ा है, बल्कि डर दिख रहा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अधिवेशन में बोलते हैं तो महागठबंधन पर बोलते हैं, अमित शाह बोलते हैं तो महागठबंधन पर बोलते हैं, अरुण जेटली बोलते हैं तो महागठबंधन पर बोलते हैं। यहाँ तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, वहाँ तो वो अपनी मर्जी से बोले। देखिए, ये तो एक सामान्य सी बात होती है। महागठबंधन कोई चैलेंज नहीं। एक दूसरा, मैं ये पूछना चाहता हूँ अखिलेश जी से
कि प्रधानमंत्री के रूप में पिछली बार वो मुलायम सिंह जी को स्थापित कर रहे थे, इस बार कौन है, मुलायम सिंह जी हैं या मायावती जी हैं, इसके बारे में उनको स्पष्ट कर देना चाहिए। भाई समाजवादी पार्टी के लोगों के सामने क्या ऐसा तो नहीं कि समाजवादी पार्टी अलग अलग पार्टी क्यों रख रहे हैं? जब आप साथ चलना चाहते हैं तो दोनों पार्टियों को मर्ज कर दीजिए। वैसे नाम बसपा है तो बसपा का प्रतीक हो जाएगा, सपा हो जाएगा, दोनों एक ही पार्टी बन जाए ना, अलग अलग क्यों रह रहे हैं? एक होइए। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार इनका कौन है? मुलायम सिंह जी हैं या मायावती जी हैं? ये मुझे लगता है दोनों को स्पष्ट कर दें तो अच्छा होगा। चुनाव के पहले नेता भी स्पष्ट होने चाहिए, क्योंकि नेता और नेतृत्व विहीन गठबंधन मुझे लगता है जनता इसको इसे खारिज करेगी। इन्होंने पिछले क्या पाप किए हैं, इनको अगर एक बार भूल भी जाइए आप, कौन इनका नेता होगा, इनको तय करना होगा। एक दूसरा, जो विगत की घटनाएं घटित हुई हैं या जो विगत के वक्तव्य इन लोगों के हैं, इनके बारे में भी इनको स्पष्ट करना होगा। क्या मायावती जी इस बारे में कहेगी कि जो स्टेट गेस्ट हाउस की जो घटना घटित हुई थी उससे जुड़े हुए जितने भी मामले हैं उन सबको समाप्त कर दिया जाए या उनको वापस ले लिया जाए? भाई बड़ा दिल करना है तो सभी चीज़ों के लिए बड़ा दिल कर दीजिए ना। या फिर जो वक्तव्य इन दोनों के एक दूसरे की तरफ थे, कहा था अखिलेश यादव जी ने जब मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने कहा था जितने भी स्मारक बने हुए इन स्मारकों को तोड़ करके इन सब में हम लोग मैरिज हॉल बना देंगे। बना तो नहीं पाए। हाँ, उन्होंने लाइट ज़रूर डिस्कनेक्ट की थी, लेकिन कार्य तो कुछ कर नहीं पाए लोग। इनको इन चीज़ों को स्पष्ट करना होगा। योगी जी, ये चीज़ें तो चलती रहती है ना राजनीति में। आप लोगों ने भी तो कश्मीर में उसी पीडीपी के साथ गठबंधन किया था जिसके खिलाफ आपके नेता बयान देते थे। मूल्यों पर आधारित था। राजनीतिक स्थिरता के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर एक मैसेज देने वाला कार्य था, लेकिन वह कुछ मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित था। जिस दिन लगा कि पीडीपी का नेतृत्व राजनीतिक स्थिरता की बजाय आतंकवाद को तरहीज दे रही है, बीजेपी ने अपना समर्थन वापस कर लिया था। हमने बार बार इस बात को कहा कि व्यक्ति से महत्वपूर्ण दल है और दल से महत्वपूर्ण देश है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी कह सकती है, कोई और नहीं कह सकता है। तो यूपी में इस गठबंधन के खिलाफ मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट मिलेगा कि योगी के नाम पर? देखिए, मोदी जी हमारे नेता हैं। मोदी जी के नेतृत्व में जो शानदार उपलब्धियां हम लोगों ने 4.5 वर्षों में अर्जित की हैं, मेरा ये मानना है मोदी जी के नेतृत्व में 2019 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतर प्रदर्शन करेगी, सपा बसपा के पूरे गठबंधन को ध्वस्त करके रखेगी और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी 282 से ऊपर सीटें प्राप्त करके आएगी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनेगी। योगी जी, इस पे सवाल इसलिए पूछना पड़ता है क्योंकि जिस समय पूरे प्रदेश में योगी योगी हो रहा था, आह योगी जी, वाह योगी जी, आपने भी सुना होगा, लोग नारा लगाते थे बड़े जोश के साथ। उस समय इन्होंने गठबंधन कर लिया तो गोरखपुर की सीट नहीं बच पाई। देखिए, जिस पे कहा जाता था कि योगी आदित्यनाथ एक बार बोल देते हैं तो फिर उसके बाद पत्ता भी नहीं हिलता। देखिए, राजनीति में 10 कदम आगे और 2 कदम पीछे ये कभी कभी होता है। उससे पहले नगर निकाय के चुनाव हुए थे। 16 नगर निगमों में से 14 में भारतीय जनता पार्टी जीती थी, 2 में बहुजन समाजवादी पार्टी जीती थी। समाजवादी पार्टी का पूरा सफाया हो गया था। मैं कहता हूं, गठबंधन की बात आप कर रहे हैं, मायावती जी ने सपा पे कृपा कर दी है लगता है, अन्यथा समाजवादी पार्टी को अगर मायावती जी 10 सीट देती तो अखिलेश यादव नाक रगड़ करके 10 सीटें लेते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके लिए कन्नौज की सीट बचानी भी मुश्किल पड़ रही है। और सीट की बात तो दूर, और आपका इटावा और मैनपुरी की बात तो दूर, कन्नौज की सीट वे नहीं जीत सकते। इसलिए अपनी स्वयं की सीट बचाने के लिए उनको गठबंधन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और यहाँ तक कि अपने पिता और समाजवादी पार्टी के संस्थापक जो इस गठबंधन के लगातार खिलाफ थे, क्योंकि पिछली बार समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह जी को प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया था, इस बार मुलायम सिंह जी को भी और पीछे धकेल दिया।
पता नहीं मुलायम सिंह जी को टिकट देते हैं कि नहीं देते हैं, मुझे तो इसमें भी संदेह लगता है। खैर, मुलायम सिंह जी के लिए शिवपाल यादव ने तो पहले कह दिया कि भी उनको हम टिकट दे देंगे। सवाल ये है कि ये इस हद तक की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आप मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी और सपा बसपा के गठबंधन को ध्वस्त करेगी। ये कन्नौज की सीट उनकी नहीं बचेगी, ये भरोसा आप अपने उस पर कर रहे हैं कि शिवपाल सिंह यादव के भरोसे पे कर रहे हैं? देखिए, हम अपने भरोसे करते हैं, किसी और दूसरे के भरोसे नहीं करते। लेकिन आपके अपने सहयोगी तो नाराज हो रहे हैं। आपकी सहयोगी पार्टी है अपना दल, उसने शिकायत की कि भाई व्यवहार ठीक नहीं है। उसके अलावा आपकी सरकार में मंत्री होके राजभर हर रोज आपके खिलाफ बयान देते हैं, ना आप कार्रवाई करते हैं ना उनके साथ गठबंधन तोड़ते हैं। देखिए, ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के एमएलए नहीं हैं, वो एक सहयोगी दल के हैं। आप इतना बोलने के छोड़ दो देंगे कि वह एक सीमा के अंदर अपनी बात को रख सके, तो स्वाभाविक रूप से उतना ही बोलते हैं, एक दायरे में रह करके बोलते हैं, एक दायरे से बाहर किसी को जाने की छूट नहीं है। लेकिन इससे मैसेज तो ये जाता है ना कि योगी आदित्यनाथ को बॉस के तौर पर वो मान्यता नहीं देते, वो चैलेंज करते हैं बार बार, उनकी चुनौती होती है। देखिए, किसी की कोई चुनौती नहीं है, सरकार शानदार तरीके से चल रही है और सरकार इसी शानदार तरीके से चलेगी। प्रदेश के अंदर भय मुक्त वातावरण, भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता है और उसको हर हाल में सरकार लागू करेगी। 2019 के लिए एक सवाल बस और पूछ रहा हूँ चलने से पहले। आपको अधिवेशन में देखा, राष्ट्रीय अधिवेशन में हमने बीजेपी के बड़ी जोर जोर से मोदी मोदी के बजाय योगी योगी के नारे लगने लगे। इसके अलावा कई जगह उत्साही कार्यकर्ताओं ने अब मोदी जी को पीछे करके योगी जी के पोस्टर आगे लगाने शुरू कर दिए। क्या हम ये समझें कि 2019 में अगर कहीं ऐसी कोई परिस्थिति बनती है ऊंच नीच की, तो आप भी वो चेहरा हो सकते हैं? देखिए, हम कोई चेहरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का एक चेहरा है, वो मोदी जी का चेहरा है। 2014 में मोदी जी के चेहरे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था। 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव भी लड़ेगी और साथ साथ शानदार विजय हासिल करके मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया के सामने एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। नहीं, चेहरा तो आप 2017 में भी नहीं थे, अचानक सामने आ गए थे। मैंने कहा चेहरा मैं पहले भी नहीं था, ना आज हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया योगी आदित्यनाथ, आज तक से बात करने के लिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि गठबंधन से कोई चुनौती नहीं है, अपने दम पर पहले से बेहतर, पहले से शानदार प्रदर्शन करेंगे।